Hey guys, what's up? Kyal Chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and today we are going to discuss a very important topic, and that is सर इनकम टैक्स में कौन कौन से सेक्शन नंबर लर्न करने हैं। एंड हमेशा से ये मेरे को एक कॉमन क्वेरी बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जामिनेशंस राउंड द कॉर्नर है, हमें प्रोविजंस तो पता है, बट प्रोविजंस के साथ साथ क्या हमें सेक्शन नंबर लर्न करना भी जरूरी है क्या? बिकॉज इनकम टैक्स में इतने सारे सेक्शन हैं कि हम लर्न नहीं कर पाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है तो क्या हमें आंसर में क्वेश्चन के आंसर में क्या सेक्शन नंबर भी लिखना जरूरी है क्या? तो सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलना और शेयर करना ना भूलना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। आई विल गोइंग टू डिस्कस list of important sections which you need to learn for your income tax examination applicable for all CA, CS, CMA intermediate examination students। तो guys, सबसे पहले ना मैंने इसमें पूरा बढ़िया से चार्ट बना के आप लोग को समझाया है कि आपको कौन कौन से सेक्शन नंबर अलग अलग चैप्टर्स के कौन कौन से सेक्शन नंबर आपको लर्न करने हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन नंबर आपको लर्न करना है और वो सेक्शन क्या बोलता है, क्या चीज के बारे में बोलता है, वो मैंने एक शॉर्ट सिनॉप्सिस आपको दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, तो प्लीज आप ये वीडियो जरूर सबके साथ शेयर करना, तो आप लोग को बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलने वाला है दोस्त। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये सबको ही पता है सर, दिस इज द मदर ऑफ ऑल सेक्शंस इन इनकम टैक्स, दैट इज सेक्शन नंबर 4, द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। यानी कि अगर इनकम टैक्स लग रहा है तो किस बेसिस पे लग रहा है, टोटल इनकम पे लग रहा है, प्रीवियस ईयर चार्जिंग सेक्शन, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स रेट्स, दिस इज मेंशन्ड एज पर सेक्शन नंबर 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये सेक्शन नंबर आप याद रखिएगा। हो सकता है आपको सेक्शन नंबर में, अगर आप प्रेजेंटेशन में सेक्शन नंबर लिखते हो ना, तो गाइस डेफिनेटली एग्जामिनर के सामने आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एग्जामिनर को लगता है कि नहीं, बच्चा पढ़ के आया है, अच्छे से लर्न करके आया है, अच्छे से समझ कर आया और अच्छे से मेहनत करके आया है। सेक्शन नंबर लॉज में आपको कोट करना चाहिए, बिकॉज इफ यू कोट डेफिनेटली इट विल गिव यू एन एज ओवर अ स्टूडेंट हु हैज नॉट रिटन सेक्शन नंबर्स। ठीक है, तो सेक्शन नंबर नहीं लिख रहे हैं तो एक एवरेज, एकदम एवरेज मेंटालिटी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सेक्शन नंबर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स एन आइसिंग ऑन द केक कि एग्जामिनर को बहुत ही एक अच्छा, जब मैं पेपर अगर चेक कर रहा हूं तो मेरे को तो बहुत अच्छा फीलिंग होगा अगर आप सेक्शन नंबर लिखते हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शंस डेफिनेटली आपको लर्न करके जाना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेटली रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होता है और कम से कम ये आपको फाइनल पे भी ये सारे सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इट इज वेरी मच रिकमेंडेटरी कि आपको ये सेक्शन नंबर्स लर्न करके जाने चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो चैप्टर है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस में अपने को कौन से सेक्शन नंबर लर्न करने हैं सर? तो इसमें तो आपको सबसे पहले याद रखिएगा सेक्शन 5(1) एंड 5(2), मैं सबसेक्शन क्लॉजेस के साथ बोल रहा हूं। 5(1) में बात किया गया स्कोप ऑफ टोटल इनकम इन केस ऑफ अ रेसिडेंट। अगर आपको याद होगा that residents global income is taxable if I am a resident, or in case of individual HUF, if I am a resident, ordinarily resident in India, my global income will be taxable, that is income accrued in India, income deemed to accrue in India, income received in India, income deemed to receive in India। ये मेरी इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी जाएगी सर। नेक्स्ट है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट वाला जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है, ये जबकि इनकम अक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया, इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया, ये वाली जो इनकम है ये नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगी। ये बोलता है सेक्शन नंबर 5(2). ठीक है, नेक्स्ट आता है सर सेक्शन 6 में। अब सेक्शन 6 में आप देखो बहुत क्लॉजेज है। क्लॉजेज बोलेंगे अपने 6(1) दैट बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर एन इंडिविजुअल टू बी कंसिडर्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे बेसिक कंडीशंस की बात की गई है, सेकेंडरी कंडीशंस की बात नहीं की गई है। वही अगर आप सेकेंडरी कंडीशंस चेक करोगे टू बिकम RNOR, देखिए हमेशा से याद रखिएगा कि लॉ ने कहीं नहीं बोला है कि ROR बनने के लिए क्या कंडीशन फुलफिल करना है। लॉ ने बोला है कि RNOR बनने के लिए तुम्हें क्या कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो अगर तुम या 730 डेज में 729 डेज और लेस स्टे की हो, और यू हैव been a non-resident in at least 9 out of last 10 years, then you will be considered to be a resident, not ordinarily resident in India। तो ये चीज कहाँ लिखा गया है? सेक्शन 6 क्लॉज नंबर 6 में। तो 6(1) हो गया इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस।
बेसिक कंडीशन 6 हो गया, सेकेंडरी कंडीशंस फॉर आर एन ओवर। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डीम रेसिडेंट का, विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडिविजुअल हु इज अ इंडियन सिटीजन whose total income other than income from foreign sources exceeds 15 lakhs during the year. So in that situation he will be considered to be deemed resident if he is not liable to tax in any other country outside India. नेक्स्ट आपका 6 clause 3 विच इज इंपॉर्टेंट, बेसिक कंडीशंस फॉर कंपनी। याद रखिएगा अगर आप डीम रेसिडेंट हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या हो, बाय डिफॉल्ट आप एक रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो। हमेशा याद रखिएगा इफ यू आर अ डीम रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट यू आर अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ठीक है सर। नेक्स्ट है नेक्स्ट 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 आता है सर बेसिक कंडीशंस फॉर अ कंपनी। कंपनी कब रेसिडेंट माना जाएगा, इफ द कंपनी इज एन इंडियन कंपनी और द कंपनीज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया। तो ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो ये सेक्शन नंबर 6 क्लॉज 3। देन आता है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम का एक्सटेंडेड वर्जन सेक्शन 9, दैट इज इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अब इसमें ना बहुत सारे सबसेक्शन है, क्लॉजेज है, मैंने आपको बस इसमें से 3 सबसेक्शन क्लॉजेज बोला लर्न करने के लिए, दैट इज इंटरेस्ट का, रॉयल्टी का और एफटीएस इनकम का। ये 3 इनकम है जिसकी इनकम डीम टू अक्रू इन इंडिया कब मानी जाती है, दैट डिपेंड्स कि उसकी एंड यूटिलाइजेशन अगर इंडिया में हुई है देन दैट इनकम विल बी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। अगर उसकी एंड यूटिलाइजेशन इंडिया में नहीं हुई है तो वो इनकम इंडिया में अक्रू नहीं माना जाएगा दोस्त। तो इंटरेस्ट इनकम डीम टू अक्रू कब है, सेक्शन 915 में, 916 में रॉयल्टी इनकम है एंड 917 में फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज है। तो 915, 916, 917, ऐसे तो 912 भी है, 913 भी है, 911 भी है। इतने सारे आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रखने हैं, आप बस 915, 916, 917 ये आप याद रखिएगा। एग्जेम्पशंस जो कि बाद बाकी किसी भी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि जो कि सैलरी से एग्जेम्पशन कनेक्टेड है वो मैंने यहां पर दे दिया। जो सैलरी से एग्जेम्पशन जो चैप्टर जो सैलरी का चैप्टर एग्जेम्पशन से कनेक्ट जो एग्जेम्पशन का सेक्शन सैलरी से कनेक्टेड नहीं है वो हम लोग अलग से जनरल में लिखे हैं, बट जो स्पेसिफिकली सैलरी वाले पोर्शन में और सैलरी में ही लिखा गया है सर। एग्जेम्पशन में ऐसे कौन कौन से सेक्शंस है जो बात किया गया है, ये है सबसे पहले बात करेंगे 1010D में। 1010D में क्या होगा सर, मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। याद होगा सर 1010D में 10% ऑफ द पॉलिसी वैल्यू या 15% और 20%, दैट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस। तो 1010D में आपकी इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 1012 में विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस, अगर आपका कंप्लीट विड्रॉल हो रहा है तो कंप्लीट विड्रॉल के केस में आपका कुछ परसेंटेज जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होता है और बाद बाकी टैक्सेबल हो जाता है सर। पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस स्कीम ये है 1012A, 1012B याद रखिएगा बिकॉज एनी टाइम इट कैन आस्क। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 1010D बिकॉज इट इज वेरी वेल कनेक्टेड विद एनी अदर सेक्शंस। एचआरए इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने बाई मिस्टेक यहां दे दिया, ये मुझे यहां देना चाहिए था, सैलरी में देना चाहिए था, एनीवेज कोई बात नहीं, यहां पे लिख लो। एग्जेम्पशन फ्रॉम एचआरए ये सैलरी से कनेक्टेड है। स्पेसिफाइड अलाउंसेस याद होगा आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर, स्पेसिफाइड अलाउंसेस की एग्जेम्पशन हमें सैलरीज में मिलती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, ठीक है, टूर अलाउंस हो गया, ट्रांसफर अलाउंस हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया, कन्वेंस अलाउंस हो गया, ये सब जो स्पेशल एग्जेम्पशंस अपने को मिलती है, स्पेसिफाइड एग्जेम्पशंस इन द स्पेशल अलाउंसेस, ये आपको 1014 में मिलती है, ये आपको लर्न करना है। 10 क्लॉज 32 ये अपने को लर्न करना है। याद रखिएगा कि सर यहाँ पे अपने को 115 बीएससी का एग्जेम्पशन नहीं, अगर आप 115 बीएससी में ऑप्ट किए, इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर, ठीक है, अगर आप 115 बीएससी में ऑप्ट किए हो, अगर आप 115 बीएससी में ऑप्ट किए हो, अगर आप 115 बीएससी में ऑप्ट किए हो तो आपको 1032 बेसिकली 1032 आपको नहीं मिलेगा सर, आपको 1014 और 1013A भी नहीं मिलेगा। ये सारे एग्जेम्पशंस आपको नहीं मिलेंगे अगर आप कौन सा सेक्शन ऑप्ट किए हो, आप अगर 115 बीएससी ऑप्ट किए हो तो आपको ये सारे एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट आओ 10 क्लॉज 37 बात करेगा कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन जो कि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड के केस में अपने को मिलता है 1037। ये एग्जेम्पशन सेक्शन याद कर लेना दोस्त। एसईजेड यूनिट को जो 10AA का एग्जेम्पशन मिलता है याद करो, प्रॉफिट्स ऑफ अंडरटेकिंग इनटू एसईजेड का टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग। ये जो प्रॉफिट्स है इसका 100% फॉर द फर्स्ट 5 years, 50% फॉर द नेक्स्ट 5 years, 50% फॉर द नेक्स्ट 5 years सब्जेक्ट टू ट्रांसफर टू एसईजेड रीइन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट। तो ये 10AA का एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट किए हो तो आपको ये वाला एग्जेम्पशन अगेन
नहीं मिलेगा दोस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, देखने में छोटा लगता है बट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 14A, इफ यू हैव incurred any expenditure to earn any exempt income, that expenditure will not be allowed as a deduction। मान लीजिए आपने एग्रीकल्चरल इनकम कमाने के लिए कोई खर्चा किया, तो वो एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्ट है ना, तो वो एक्सपेंडिचर जो आपने एग्रीकल्चरल इनकम कमाने के लिए किया, क्या उसकी डिडक्शन आपको कहीं मिलेगी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट? आंसर इज नो। तो एक्सपेंडिचर इनकम टू अर्न एन इनकम नॉट इंक्लूडेबल इन टोटल इनकम, इसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये टोटली डिसअलाउ हो जाएगा। और इसकी कंप्यूटेशन करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है रूल 8D। क्या करना पड़ता है? हमें फॉलो करना पड़ता है रूल 8D। ये वाला रूल भी आपको याद रखना है। 14A के साथ कौन सा रूल? रूल 8D। अब आते हैं अपने सैलरी वाले एग्जेम्पशंस में। तो सैलरी में भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस है जो कि आपको सैलरी चैप्टर पढ़ते पढ़ते समझ में आना चाहिए। सबसे पहला है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी का जो एग्जेम्पशन मिलेगा वो 10-10 में मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 20 लाख रुपया। पेंशन की जो एग्जेम्पशन होगी वो क्या होगी? 10-10A होगी, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होगा, कम्यूटेड पेंशन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वेदर यू हैव रिसीव द ग्रेचुटी और नॉट। 10-10AA जो होगा वो लीव सैलरी का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। 10-10AA में आपको लीव सैलरी का एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। 10-10 में ग्रेचुटी, 10-10A पेंशन, 10-10AA लीव सैलरी, 10-10B रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। फिर है वॉलंटरी रिट्रेंचमेंट रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन 10-10C। ये सब याद करना जरूरी है दोस्त। तो पहले ग्रेचुटी के साथ 10-10, पहले ग्रेचुटी आया, ठीक है। फिर उसके बाद पेंशन आया 10-10A, फिर उसके बाद लीव सैलरी आया, देखो सीरीज है 10-10AA। फिर उसके बाद बी वाला सीरीज आया रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। बी के बाद सी आया वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन। सी के बाद डबल सी आया। अब ये जो डबल सी है ना, 10-10 ये है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। आपको ना पीजीबीपी याद होगा। पीजीबीपी में एक सेक्शन होता है सेक्शन 40 जो कि डिसअलाउंस का सेक्शन होता है। दैट दिस इज अ बेसिकली खर्चा ऑफ एम्प्लॉयर। अगर ये एम्प्लॉयर का खर्चा है तो ये उसके हाथ में डिसअलाउ होता है। तो एम्प्लॉयर का खर्चा है तो एम्प्लॉय का परक्विजिट है, और एम्प्लॉय का परक्विजिट है तो एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाएगा? टोटली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। एम्प्लॉय के लिए टोटली क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो 10 वाला जो सीरीज है ना, ये बहुत अच्छे से गाइस वी नीड टू रिमेंबर। 10-10 क्या हो गया? ग्रेचुटी, 10-10A पेंशन, 10-10AA लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी। आपको ऐसे याद कर लो 10-10, 10-10A, 10-10AA, 10-10B, 10-10C, 10-10C, अकॉर्डिंगली उसके साथ सीरियल नंबर याद कर लो, ठीक है। फिर आता है अपना पूरा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड दो तरह का है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड 10-11 होगा, और एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जब अपने विड्रॉ करेंगे वो होगा 10-11। देखो मैं आपको स्कीम समझाता हूं। ये 12A 12B क्या है? एनपीएस से विड्रॉल करेंगे। ये विड्रॉल है 12A और ये भी विड्रॉल है 12B, और इसके पहले 11 और 12 क्या है? ये भी तो विड्रॉल है। तो अब ध्यान से समझो, 10 ग्रेचुटी था, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारे सीरीज है। फिर 11 क्या है? प्रोविडेंट फंड। 12 क्या है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। फिर 12A और 12B क्या है? एनपीएस का विड्रॉल। 12A क्या था? कंप्लीट विड्रॉल। 12B क्या था? पार्शियल विड्रॉल। समझ गया? तो 10-12A हो गया सर। नेक्स्ट हो गया आपका सैलरी। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है दोस्त? सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है अपना चार्जेबिलिटी सेक्शन नंबर 15। तो यहाँ पे एग्जामिशन खत्म हुआ, अब अपने सैलरी में घुस गए, ठीक है। तो अपने पहले चार्जिंग सेक्शन कर लिए, रेसिडेंशियल स्टेटस कर लिए, स्कोप ऑफ टोटल इनकम कर लिए, एग्जामिशन कर लिए, वो एग्जामिशन भी कर लिए जो अलग अलग सेक्शंस चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। सैलरी का चार्जेबिलिटी है सेक्शन नंबर 15, ठीक है। उसके साथ आपको एक सेक्शन और लर्न करना है, सेक्शन 16, जो कि डिडक्शन का सेक्शन है। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000 फ्री डिडक्शन है। इसका कोई अदर एक्सपेंडिचर इंकर करना कंपलसरी नहीं है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा? 50,000 16IA में, 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस एंड 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। 16(2) में क्या? एंटरटेनमेंट अलाउंस, और 16(3) में प्रोफेशनल टैक्स। तो ये आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा ये 3 क्लॉजेस में, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन नंबर 22 इज द चार्जिंग सेक्शन। याद करना जरूरी है, 3 कंडीशन एकदम इंपॉर्टेंट है भैया, ताजा ताजा। 23(2)B याद रख लीजिएगा, क्योंकि 23(2)B बात करता है एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अप टू 2 प्रॉपर्टी कैन बी 0। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है 23 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। ऐसे तो बहुत सारे सबसेक्शन क्लॉजेस है, अपने को बस 23(2)B याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 24A एंड 24B। 24A क्या बोलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। और 24B क्या बोलेगा? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B।
ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 25A, दैट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। आई रिपीट, दैट इज रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट दैट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, और उसके अगेंस्ट में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 30%। उसके अगेंस्ट में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, 30%। नेक्स्ट आता है सर आपका को ओनरशिप। क्या आता है, को ओनरशिप। को ओनरशिप में वी गेट टू नो, को ओनरशिप में वी गेट टू नो सेक्शन नंबर 26 में कि सर आपका डुअल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी के 2-3 ओनर है, मल्टीपल ओनर्स है, तो इन दैट सिचुएशन क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 26, एंड देन डीम्ड ओनरशिप इज सेक्शन नंबर 27। तो 22 से लेकर 27 में आपको क्या क्या सेक्शंस लर्न करना है वो मैंने आपको बता दिया। तो चार्जिंग सेक्शन से लेकर एनुअल वैल्यू, फिर 24A 24B, फिर 25A, फिर 26 को ओनरशिप, 27 डीम्ड ओनरशिप। नेक्स्ट आपको कौन कौन से सेक्शंस लर्न करने हैं पीजीबीपी में, कौन कौन से सेक्शंस बेटा आपको लर्न करने हैं पीजीबीपी में। पीजीबीपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेड है फॉर लर्निंग सेक्शन नंबर्स, तो पीजीबीपी में कोई रिस्क लेने का नहीं है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट सेक्शन 28 है चार्जिंग सेक्शन, यानी कोई भी हेड का चार्जिंग सेक्शन नंबर लर्न करना जरूरी है, बिकॉज दैट गिव्स यू द पावर टू चार्ज इनकम और टू इंक्लूड इनकम अंडर दैट पर्टिकुलर हेड। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपके डिडक्शन से। तो डिडक्शंस का एक सीरीज है 30 से लेकर 36। 30 में क्या है, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, और 31 में क्या है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। तो जहां बिल्डिंग का बात हुआ वहां पे 30 चला जाएगा, और जहां प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का बात हुआ वहां पे 31 चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डिडक्शन का सेक्शन नंबर लर्न करना है सर, 30 और 31। नेक्स्ट अपना डेप्रीसिएशन के 2 सेक्शन है, 3212 नॉर्मल डेप्रीसिएशन आएगा ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, एंड 3212 ऐसे तो यहाँ पे पावर अंडरटेकिंग्स का भी बात होगा, बट हम लोग यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो 3212 क्या हो गया, नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एंड 3212 क्या हो गया, एडिशनल डेप्रीसिएशन। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इन दिस सिचुएशन 3212 इज नॉर्मल डेप्रीसिएशन, 3212 इज एडिशनल डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट अब अपना आता है स्पेशल डिडक्शंस। क्या जाता है, स्पेशल डिडक्शन। स्पेशल डिडक्शन में सेक्शन 35 में अपने को साइंटिफिक रिसर्च वाला जो ब्लॉक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 35। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम खाली सेक्शन 35 लिख सकते हैं क्या, कोई बात नहीं, वो भी आप लिख सकते हो। सर क्या हम 35(1) लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन गलत मत लिखेगा। इफ यू आर राइटिंग एनीथिंग यू शुड बी 100% सुपर कॉन्फिडेंट दैट यू व्हाटएवर यू आर राइटिंग दैट इज करेक्ट, एल्स यू डोंट राइट। Just write as per the provisions of the Income Tax Act, or as per section 35, or as per section 32, but don't write where you have to write section 35 you are writing 33, 34, 32. Don't do this blunder. Let me tell you, you will not be getting marks. In fact आपको माइनस मिल सकता है, एग्जामिनर के सामने आपका जो इंप्रेशन है वो खराब भी हो सकता है, ये चीज आप प्लीज मत करेगा। तो सेक्शन 35 में कौन कौन सा आएगा सर, सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च, फिर सम पेड टू रिसर्च। अब देखो ये हो गया इन हाउस एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया मेरा, इन हाउस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब मेरा तुम देखो 35(1) और ये 35(1)(4). 35(1) क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 35(1)(4) क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा ये हो गया आपका इन हाउस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, अब अपना जो भी होगा ये अपना बेसिकली अमाउंट पेड टू आउटसाइडर होगा, 35(1)(2), 35(1)(2)(a) एंड 35(1)(3), ठीक है। तो 35(1)(2) हो गया, अमाउंट पेड टू रिसर्च एसोसिएशन 100% डिडक्शन मिलेगा, सम पेड टू इंडिया कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% डिडक्शन मिलेगा 2A, एंड सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन फॉर स्टैटिस्टिकल रिसर्च 100% डिडक्शन मिलेगा 35(1)(3). तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू आर पेइंग टू आउटसाइडर्स। और ये 2 सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपका इन हाउस एक्सपेंडिचर कितना हुआ है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट हुआ सर अपना 35AD। 35AD क्या बात करेंगे, डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का आपका जो डिडक्शन आपको मिलेगा वो 35AD में मिलेगा। 35D में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन मिलेगा 35D, ठीक है। DD होगा 2 दिन मिल रहे हैं, एमैल्गमेशन डीमर्जर एक्सपेंसेस 1/5 मिलेगा। 35DDA दैट इज VRS एक्सपेंडिचर, VRS एक्सपेंडिचर आपको 1/5 करके मिलेगा, दैट इज गिवन इन DDA। एंड अदर डिडक्शंस जो है जैसे 36(1)(1), 36(1)(3), 36(1)(5), 5A, ये सब आपको सब सेक्शन क्लॉज लर्न नहीं करना, जस्ट रिमेंबर 36 में बाद बाकी इंटरेस्ट का, बैड डेट का, फिर आपका बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर के डिडक्शन 36 में भी मिलते हैं। 37(1) इज अ जनरल डिडक्शन का सेक्शन जो कि बोलता है कि सर इफ इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफ इट इज होली और एक्सक्लूसिवली इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, एंड इफ यू हैव एक्चुअली इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, इट इज नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, इट विल बी फुल्ली अलाउड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन 37 में एक सब सेक्शन और है 2B जो कि डिसअलाउ करता है
any advertisement expenditure which you are incurring for publishing any souvenir, brochure or any pamphlets. तो 37(2)B is a specifically disallowance का section. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा 37(2)B. अब नेक्स्ट आता है अपना डिसअलाउंसेस इन 40 वाला सीरीज. तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 40 में ऐसे बहुत सारे क्लॉजेस सब क्लॉजेस है. मेन आपको क्या याद रखना है मैं आपको बता देता हूं. 40AIE और 40IA. 40I में whatever expenditure incurring on which TDS was required to be deducted when you are paying to a non-resident. ठीक है, जब कोई भी सम non-resident को पेबल है और आपने TDS नहीं डिडक्ट किया तो 100% of the amount is which is payable to the non-resident on which you have not deducted the TDS, or if TDS has been deducted but not paid to the government, 100% क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा 40A में. सिमिलरली 40IA में उसी अमाउंट को अगर आप रेसिडेंट को पे कर रहे हो विदाउट बिना टीडीएस काटे, आई रिपीट बिना टीडीएस काटे अगर आप रेसिडेंट को पे कर रहे हो तो आप 30% जो अमाउंट है, जो आप 30% पेमेंट कर रहे हैं वो आपको पेमेंट जो कर रहे हो उसका 30% अमाउंट जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा दोस्त. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात करेंगे अपने रेम्यूनरेशन का. रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट की पेमेंट कोई फर्म करती है अपनी पार्टनर को तो उसमें बुक प्रॉफिट का अपने लिमिट पड़े थे. अप टू 3 लाख का बुक प्रॉफिट 90% और 1,50,000 विचएवर इज हायर, बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60%. तो ये जो लिमिट है ये अपने पड़े थे 40B में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट का लिमिट पड़े थे 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट 40B. तो 40AI 40IA बीच में मैंने आपको कुछ नहीं बोला लर्न करने. वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स और भी बहुत सारा डिसअलाउंसेस है, आपको सीधा 40B याद रखना है. ठीक है, फिर 40 का, ठीक है, यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग हो गया, ये 40A होगा. ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा. 40A2. ठीक है, 40A2 डिसअलाउंस ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू रिलेटिव्स. ठीक है, डिसअलाउंस ऑफ एक्सेस पेमेंट अगर अपने रिलेटिव्स को करते हैं एक्सेस पेमेंट ओवर एंड FMV तो उसका डिडक्शन अपने को नहीं मिलेगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा. फिर कैश पेमेंट्स मोर देन 10,000 ऑन हंड्रेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन एक्सीड करता है तो डिसअलाउ कर दिया जाएगा. 40A7 अगर अपने प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बनाते हैं विच इज नॉट एक्चुअली पेबल ड्यूरिंग द ईयर एंड विच इज एक्चुअली नॉट पेबल टू अवर्ड्स एनी पर्सन तो वो प्रोविजन एब्सोल्युटली डिसअलाउ किया जाएगा 40A7 में. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 43B जो शनि की महादशा की तरह है कि अगर कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको मिल रहा था बट इट विल नॉट बी अलाउड सिंस यू हैव नॉट पेड और नो बिफोर द ड्यू डेट. सो इफ यू हैव इंकर्ड बट इफ यू हैव नॉट पेड you will not be getting deduction in the year in which you have incurred, but you will be getting the deduction in the year in which you have paid if it is paid after the due date of return filing of income. But अगर आप return filing of income of that particular year के पहले अगर आपने पे कर दिया तो आपको डिडक्शन उसी साल मिल जाएगा. तो 43B is again very very important कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ सेक्शंस है, लिस्ट ऑफ पेमेंट्स. आई नो गाइस कि आपको प्रोविजंस याद आ रहा होगा, वो प्रोविजंस के साथ मैं खाली आपको रिकलेक्ट करा रहा हूं कि आपको कौन कौन से सेक्शन नंबर लर्न करने हैं. नेक्स्ट आपका 43C है जो कि किसका भाई है, 50C का स्पेशल प्रोविजन फॉर FVC फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग अदर देन कैपिटल एसेट. यहाँ पे ये स्टॉक इन ट्रेड होगा, याद रखिएगा. यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग क्या होता है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड होता है. तो इफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज स्टॉक इन ट्रेड तो in this situation your land and building is transferred which is held as stock in trade. तो ये जो stock in trade आप होल्ड करके रखियो, ये वाली जो इनकम है ये यहाँ पे 43CA में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला जो प्रोविजन है वो कैपिटल गेन में जो 50C था ये 43CA PGBP में है. फिर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट 44AA इज टॉकिंग अबाउट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में लिखा है 44AB में. राइट, तो टैक्स ऑडिट 44AB में होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन 44AA में होगा. वेरी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम जो आपका 44AD में है 8% 6%. 44AD में बात करेंगे प्रोफेशन के बारे में जो कि 50% है एंड 44A में अपने बात करेंगे 1000 पर टन इन केस ऑफ हैवी गुड्स व्हीकल. अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल जो होगा दैट विल बी 7500 पर मंथ. ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस निकल के आ रहे हैं आपके PGBP में, जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको याद करने हैं PGBP में. नेक्स्ट है कैपिटल गेन्स. तो कैपिटल गेन में गाइस लिमिटेड सेक्शन ही मैंने आपको दिया है लर्न करने के लिए. सबसे पहले 45(1) चार्जेबिलिटी है, ये आपको लर्न करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी चॉइस. कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन 45(2) में है कैपिटल एसेट का कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड. कैपिटल एसेट को कन्वर्ट किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड में, तो जिस दिन कन्वर्ट किया करेंगे उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे और वही आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन माना जाएगा. बट टैक्सेबल होगा किस साल, टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन जिस साल स्टॉक आपने एक्चुअली सेल किया है. Similarly, compulsory acquisition by central government where the consideration is determined either by the central government or the Reserve Bank of India, it will be taxable in the year of receipt. जिस साल आपको compensation मिला, initial compensation and enhanced compensation दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है 45(5). ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, चाहे गिफ्ट के थ्रू करिए, इरेवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू करिए, इनहेरिटेंस के थ्रू करिए या फिर किसी भी मोड में करिए, होली ओन्ड से होली ओन्ड सब्सिडरी को ट्रांसफर करिए जो कि नॉट अ ट्रांसफर है. सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर
बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 47। तो यहां पे 47 में बहुत सारे क्लॉजेस है, 47(4), 47(1), 47(3), 47(6), 6CA, AD एंड ऑल, सब ये सब लर्न नहीं करना आपको, बस सेक्शन 47 लर्न करना है, ठीक है ना सर। नेक्स्ट है डेप्रिशिएबल असेट्स का कैपिटल गेन। अब ये चीज मैंने आपको कैपिटल गेन में कराया, ऑल्दो ये पीजीबीपी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। पीजीबीपी में क्या बोलते हैं, इफ ब्लॉक ऑफ एसेट, आई मीन कैपिटल गेन में क्या बोलते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट, ब्लॉक ही खत्म हो गया, ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है। अगर ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है इसका मतलब समझ जाना कि तुम्हारा सेल वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है, और अगर सेल वैल्यू ज्यादा ब्लॉक नेगेटिव हो रहा है तो जो डिफरेंशियल वैल्यू है वही आपका कैपिटल गेन है, और इसलिए ये जो गेन होता है ये हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है दोस्त। स्लम सेल में वेरी इंपॉर्टेंट है, 50 से यहां से समा सकता है, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग, कैपिटल गेन ऑन द नेट स्लम सेल वेयर द अंडरटेकिंग इज ट्रांसफर्ड फॉर लम सम कंसिडरेशन। नेट वर्थ जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे आप, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या मानोगे, नेट वर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग को आप मान लोगे सर। नेक्स्ट है 50C। 50C 43CA का भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50C दैट इज स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लोगे कि एक्चुअल वैल्यू लोगे, दैट डिपेंड कि तुम्हारा परसेंटेज से वेरिएंस में है क्या, 110% से आपको कंपेयर करना पड़ेगा ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। तो ये 50C हो गया। 50CA क्या बात करेगा, बेसिकली अनकोटेड शेयर्स की फुल वैल्यू कंसिडरेशन, अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से बिलो ट्रांसफर हुआ है तो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। Again, section 51 advance money which you have received against transfer of capital asset, अगर वो आप previous year 14-15 के पहले अगर आपने एडवांस फॉरफिट किया था तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस हो जाएगा। 14-15 से इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर दिया जाएगा। ये सब एग्जेम्पशन सीरीज है। एग्जेम्पशन सीरीज में बस 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको लर्न करने हैं। एक 54, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग रेसिडेंशियल हाउस एंड यू आर परचेसिंग रेसिडेंशियल हाउस, देन इट इज 54, तब क्या होगा 54 होगा। सिमिलरली जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी अदर देन रेसिडेंशियल हाउस और परचेज कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस तो ये 54F हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 54F हो जाएगा। तो ये दो कैपिटल गेन के एग्जेम्पशन सेक्शंस हो गए। अब एक हो गया बॉन्ड्स 54EC। आप लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बॉन्ड्स में विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा सेक्शन नंबर 54EC में। एंड लास्टली 54B, व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग एन agricultural land which is situated in urban area but you are purchasing another agricultural land, तो यहां पे भी आपको कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन मिल जाएगा which is section 54B। तो लैंड हो गया 54B से, घर हो गया 54F से, और बॉन्ड हो गया 54EC से। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे सर। अदर सोर्सेज में बहुत ज्यादा सेक्शंस का इतना प्रेशर नहीं है, सिंपल है। 56(1) का चार्जिंग सेक्शन है, दैट इज इफ द इनकम इज नॉट अदरवाइज chargeable, I mean if the income is not otherwise exempt it will be includable, I repeat, if the income is not otherwise includable in other heads and it is not exempt under income tax act then it will be included in income from other sources। मतलब अगर वो income किसी और heads में नहीं जा सकता तो किस में जाएगा, income from other sources में जाएगा। ठीक है, then है 56 to 7B, ये याद रखिएगा, issue of shares which is इशूड बाय, बेसिकली शेयर कौन इशू कर रहा है, क्लोजली हेल्ड कंपनी इशू कर रहा है एक रेसिडेंट शेयर होल्डर को। ठीक है, एक शेयर होल्डर को बेसिकली इशू कर रहा है ओवर फेयर मार्केट वैल्यू व्हेन इशूड एट अ प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो शेयर इशू कर रहा है क्लोजली हेल्ड कंपनी ओवर फेयर मार्केट वैल्यू विथ बेसिकली इशूड एट अ प्रीमियम, जहां पे फेयर मार्केट वैल्यू से जितना ज्यादा वैल्यू पे वो एक्सेस में इशू करेगा, मान लो फेयर मार्केट वैल्यू 12 है, ठीक है, मान लो फेयर मार्केट वैल्यू 12 है एंड इशू प्राइस 15 है, तो 3 रुपीज पर शेयर विल बी द इनकम। ठीक है, 3 रुपीज पर शेयर जो होगा वो अपना क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, गिफ्ट इनकम वेरी इंपॉर्टेंट 56 to 10। एंड लास्टली फैमिली पेंशन का डिडक्शन आपको याद रखिएगा नहीं मिलेगा इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, दैट इज 115 BAC। ओके, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। ये हो गया आपका सेक्शन 57 2A। नेक्स्ट है डिडक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। डिडक्शन से आपके एग्जामिनेशन में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्या बेसिकली लर्न करना है, unless and until you don't file your return of income on or before the due date you will not be getting any deduction। आपको डिडक्शन क्लेम करना है तो 80AC के हिसाब से you need to file your return timely। देन आपका आता है सेक्शन 80C। अब अपना स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले कॉन्ट्रीब्यूशन, तो CCCC एंड CCD, ठीक है, और CCE भी है। ठीक है, CCCC CCD, CCD में CCD 1 भी है और CCD 2 भी है और एक CCE भी है, वो मैंने लिखा नहीं है बट वो CCE भी है। तो सी में क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल एचयूएफ कंट्रीब्यूट करेगा मैक्सिमम 1,50,000।
ट्रिपल सी में भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट, पेंशन फंड्स में कंट्रीब्यूट करेंगे 1,50,000 मैक्सिमम। ट्रिपल सीसीडी में क्या है, कंट्रीब्यूशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम। इसमें बहुत सारे सबसेक्शंस है, 1, 1B एंड 2। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले आते हैं 2 में। यहां पे इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा ना, उसका डिडक्शन सीसीडी D2 में मिलेगा, और जो इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा उसका सीसीडी 1 में मिलेगा। ठीक है, अब एडिशनल डिडक्शन मिलेगा सीसीडी 1B में सब्जेक्ट टू 50,000। ये आपको याद होगा कि अपने पढ़े थे व्हेन वी टॉक अबाउट ATCCE, तो ATCCE रेस्ट्रिक्ट करता है C प्लस ट्रिपल C प्लस CCD 1 शुड नॉट एक्सीड 1.5 लाख। याद आया, इट शुड नॉट एक्सीड, मतलब C प्लस ट्रिपल C प्लस CCD 1 शुड नॉट एक्सीड 1.5 लाख। नेक्स्ट, अब आपका दवाई का सेक्शन आ गया 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अदर देन कैश। इसका डिडक्शन आपको मैक्सिमम 25,000 और सीनियर सिटीजन है तो 50,000। डीडी क्या है, डिपेंडेंट और डिसेबल्ड है आपके ऊपर, तो डिसेबल्ड डिपेंडेंट को फिक्स्ड एक्सपेंडिचर मिलेगा 75,000, सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000। यू योरसेल्फ अगर डिसेबल्ड है तो यहाँ पे आपको, अगर आप खुद नॉर्मल डिसेबल्ड है तो 75,000, नहीं तो 1,25,000। डिपेंडेंट, डिसेबल्ड और बीमार भी है, स्पेसिफाइड डिजीज है, तो यहां पे आपको डीडीबी के अंदर में डिडक्शन मिलेगा 40,000, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरेस्ट का सेक्शन। 80E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन लोन, E फॉर एजुकेशन। तो एजुकेशन लोन में आपको एक्चुअल इंटरेस्ट पेड अप टू 8 years फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ द रीपेमेंट, यू विल बी गेटिंग डिडक्शन 80E में। 80EE में बोलेगा हाउसिंग लोन, दैट इज एक्स्ट्रा अलाउंस। ठीक है, 24B में जो मिल रहा हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट वो मिल ही रहा है, 80EE में भी आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट टू 1.5 लाख। 1.5 लाख तक का डिडक्शन आपको 80EE में भी मिलेगा दोस्त। ठीक है, तो ये डिडक्शन आपको 80EE में मिल गया। देन आता है आपका 80EB। 80EB में क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो सब्जेक्ट टू कंडीशंस, तो आपको यहां पे भी कितना डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा 1.5 लाख। नेक्स्ट आता है आपका डोनेशंस। डोनेशंस में क्या आएगा, 80G, आप वेरियस फंड्स में डोनेट कर रहे हो, 80G में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। घर घर यानी रेंट पेड, क्या बोला मैंने, घर घर यानी रेंट पेड, घर घर यानी रेंट पेड। रेंट पेड का डिडक्शन आपको 80GG में मिलेगा सर। ठीक है ना, रेंट पेड का डिडक्शन आपको कहां मिलेगा, आपको 80GG में मिलेगा। नेक्स्ट, डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये हो गया आपका GGA, क्योंकि यहां पर आप याद रखिएगा, यहां पे एक और सेक्शन होता है PGBP में। ठीक है, मैं याद दिला देता हूं आपको। PGBP में यहाँ पे एक सेक्शन होता है कि अगर आप PGBP इनकम अर्न कर रहे हो एंड यू आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, तो यहां पे गाइज हमें 35 AC बोल के एक सेक्शन है, 35 ट्रिपल C बोल के एक सेक्शन है, 35 CCD, अलग अलग सेक्शंस है जो कि स्पेशल सेक्शंस है PGBP में। जो सेक्शन आपको लर्न नहीं करना है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि स्पेशल सेक्शंस में ना आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप PGBP अर्न नहीं कर रहे हो और आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दे रहे हो, इन दैट सिचुएशन आपको GGA में डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप कंपनी होके पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग कर रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो आपको GGB में डिडक्शन मिलेगा। और अगर आप अदर देन कंपनी होके पॉलिटिकल पार्टी में फंडिंग कर रहे हो तो आपको GGC में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो GGB हो गया, GGC हो गया, GG हो गया घर घर, हाउस रेंटल पेड। अब ये घर घर का डिडक्शन किसको मिलेगा, जो एक्चुअली जिसको HRA का एग्जेम्पशन नहीं मिल रहा है, जो HRA रिसीव नहीं कर रहा है, उसको घर घर का GG का एग्जेम्पशन मिल जाएगा सर। न्यू एम्प्लॉय का जो एडिशनल कॉस्ट है उसका 80JJAA का 30% का ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स फ्रॉम द ईयर इन विच द एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड, आपको डिडक्शन मिलेगा। QQB RRB हो गया बेसिकली रॉयल्टी इनकम ऑन दी ऑफ द ऑथर्स या पेटेंट्स, तो इसके ऊपर आपको 100% मिलेगा डिडक्शन, या फिर मैक्सिमम 3 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, TTA और TTB। डिपॉजिट्स ऑन योर सेविंग्स अकाउंट हेल्ड इन अ बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक, मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 है। लेकिन अगर आप एक रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, मैक्सिमम डिडक्शन 50,000 है, लेकिन इसमें फिक्स डिपॉजिट्स भी कवर्ड है, टाइम डिपॉजिट भी कवर्ड है। TTA में ओनली सेविंग अकाउंट कवर्ड है, बट TTB में टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट सब कुछ कवर्ड है सर। ठीक है, सेविंग अकाउंट सब कुछ कवर्ड है। ये अगेन यहाँ एक छोटा सा एरर है, ये 50,000 होगा दोस्त। ठीक है, यस। ऑप्शनल टैक्स रेजिम एक बार गाइस गो थ्रू कर लेना कि अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो, सबसे पहले 22% टैक्स रेट, अगर आप बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशंस को फॉरगो कर देते हो, एक लिस्ट है, तो BAA जैसे बा मतलब डोमेस्टिक कंपनी को ऑप्शनल टैक्स रेजिम मिलेगा 22%। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी हो जो कि एक स्पेसिफाइड डेट में स्टार्ट किया है, तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा, आपको 15% डिडक्शन मिलेगा,
आई बेग योर पार्डन, टैक्स रेट आपके लिए 15% हो जाएगा, दैट इज बैब, BAB। अगर आप इंडिविजुअल HUF हो, यानी कि न्यू रेट ऑफ टैक्स जो अपने बार बार बात करते हैं, बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक 115 BSC, तो ये इंडिविजुअल HUF का बात करा जाएगा स्लैब वाइज। क्या क्या बात किया जाएगा? स्लैब वाइज। मेरा बात सुनना, 115 BSC में जो चेंज आया ना, वो इस बार से एप्लीकेबल नहीं होगा, जो फाइनेंस एक्ट 23 में है वो आपका 24 वाले आइटम में एप्लीकेबल होगा। 23 वाले आइटम में जो करंट एग्जिस्टिंग स्लैब चल रहा था वही एप्लीकेबल होने वाला है दोस्त। तो यहाँ पे अप टू 2,50,000, फिर नेक्स्ट 2,50,000, फिर नेक्स्ट 2,50,000, ऐसे कर करके आपका रेट जो है वो बढ़ता रहेगा सर, ठीक है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। फिर आपका रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 22% फिक्स रेट ऑफ टैक्स है। अगर आप ऑप्ट करते हो बीइंग अ रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहां पे आपके लिए हो गया बैड, तो बैब, बैक और बैड, ठीक है। ये 4 तरह का रेट्स है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स, ये रेट्स आपको याद रखना पड़ेगा सर। अब आ गया नेक्स्ट अपना रिटर्न ऑफ इनकम एंड पैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेक्शन और सब सेक्शन मैंने बोला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। 139(1) क्या है? ओरिजिनल रिटर्न। 139(3) क्या है? लॉस रिटर्न। 139(4) क्या है? बिलेटेड यानी लेट रिटर्न। 195 क्या है? रिवाइज रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न का सेक्शंस नंबर लर्न करना है, 1, 3, 4 एंड 5। 139(1), 193, 194, 195। यही अगर आप अपडेट कर रहे हो अपना रिटर्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप कर सकते हो, अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, तो इन दैट सिचुएशन वो है 139(8)A। और ये अगर आप डिफेक्टिव रिटर्न, अगर आपका रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न हो गया तो 139(9) है, और यहां पे आपका रिटर्न्स खत्म हुआ। फिर आता है पैन। पैन कौन से सेक्शन में इशू करते हैं, अप्लाई करते हैं? 139A में। आधार नंबर किस सेक्शन में कोड करना है? 139AA में। अच्छा, रिटर्न किस सेक्शन में साइन करना है? वो है सेक्शन 140। अच्छा, टैक्स जो सेल्फ एसेस करके पेमेंट करते हो किस में पे करते हैं? 140 कैपिटल A में। अच्छा, अपडेटेड रिटर्न फाइल करते समय जो अपडेटेड रिटर्न पे टैक्स पे करते हो किस में करते हैं? 140B पे। और फिर ये बेसिक खुदरे खुदरे सेक्शंस है। असेसमेंट प्रोसीड्यूर का 2-3 बस याद रख लेना। स्क्रूटिनी असेसमेंट इशू टाइम इनिशिएट स्क्रूटिनी इज फॉर इन्वोकिंग स्क्रूटिनी असेसमेंट, अ नोटिस हैज टू बी इशूड। एक नोटिस इशू करना पड़ता है जो 143(2) में इशू किया जाता है, और उसी की जो ऑर्डर होती है वो पास होती है 143(3) में। सिमिलरली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जो नोटिस या ऑर्डर अगर इशू होता है तो 144 में इशू किया जाता है। ये है मेरा पूरा एंड कि क्या क्या सेक्शन नंबर आपको लर्न करना है, जो मैंने ट्राई किया 35 to 40 मिनट्स में समझाने का, विथ अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी सेक्शन गाइस। देखिए, ऐसे तो कोई बहुत ही केयरफ्री एटीट्यूड से जा सकता है एग्जामिनेशन में कि छोड़ना जो होगा देखा जाएगा, अपने को सेक्शन नंबर लर्न करके क्या मिलेगा, छोड़ना, अपने ऐसे लिख के आ जाएंगे, अपने को 30, 40, 50 आ जाए बस चलेगा। ये एटीट्यूड से अगर आप एग्जामिन हॉल में जाएंगे ना, तो एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा आपको एक डेंजरस साबित हो सकता है आपके लिए, ट्रस्ट में, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठना पड़ेगा। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड बॉस, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। सारा एबीसी एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा, चाहे मैं करूं चाहे कोई भी टीचर्स करे, ठीक है। सारा एबीसी एनालिसिस धरा का धरा रह जाएगा। हम लोग एक मैक्सिमम आपको अपना एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ट्रेंड के एनालिसिस पे बता सकते हैं, बट इंस्टीट्यूट कौन सा टर्म में क्या करेगा कुछ पता नहीं है सर, ठीक है। बट इट्स योर करियर, इट्स योर 6 months, यू कांट वेस्ट इट, सो बेटर बी केयरफुल। एंड जो मैंने बोला है सेक्शन नंबर्स का लिस्ट, उसको फटाफट कम से कम उतना तो आप लर्न करके जाना, क्योंकि ये तो सर बेयर मिनिमम है, इसके नीचे तो कहीं पे भी सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। एक बार बस आपको याद दिला देता हूं कि पुणे में हमारा सुपर 50 सुपर MCQ मैराथन होने वाला है, जो कि इस डेट को है 31 अक्टूबर को। अगर आप ये वीडियो 1 साल बाद देख रहे हैं तो बच्चा आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। 31 अक्टूबर को है। और अगर आप मुंबई में हमारा मैराथन अटेंड करना चाहते हो तो 29 को हमारा मैराथन है, 29 अक्टूबर को हमारा मैराथन है मुंबई में, और पुणे में 31 अक्टूबर को। तो सी यू देयर, मजा करेंगे। बहुत ज्यादा एक इफेक्टिव सेशन होने वाला है आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा चीज सीखने वाले आप लोग। प्रेजेंटेशन कैसे करना है, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में बैठना है, बहुत सारा चीज मैं आपको उस दिन बताने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन दी नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।